जय हिंद। तो एक न्यू टॉपिक, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। चलिए देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से मतलब है कि जो दो सुपर पावर्स थी हमारे पास कोल्ड वॉर के टाइम, यूएस एंड सोवियत यूनियन, अब उसमें से सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाएगी जिसको हम कहते हैं यूएस हेजेमनी, क्योंकि सिर्फ यूएस जो है एज अ सुपर पावर बच जाता है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, सोवियत यूनियन हार जाता है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसी से डील करेगा कि कैसे जो दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो एक हो गई विद यूएस हेजेमनी बीन स्टैब्लिश्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी। तो कहानी शुरू होती है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको रशिया भी कहते हैं और जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो यूएसएसआर में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 के अंदर, ठीक है। 1917 के अंदर यूएसएसआर में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन देखने को मिला। उसमें क्या हुआ ना कि इन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अपोज किया यूएसएसआर ने, ठीक है। सोशलिज्म को अपनाया और अपोज किया किसको? कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अपोज किया, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि हमें एग्लिटेरियन सोसाइटी चाहिए जो कि जिसमें लोग सब एक दूसरे की हेल्प करें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो एंड जो भी वेलफेयर हो सोसाइटी एज अ होल हो, ना कि कैपिटलिज्म जैसा जिसमें प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। तो सोशलिज्म जो होता है पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलता है। तो दे फेल दैट देयर इज़ अ नीड फॉर एग्लिटेरियन सोसाइटी हु यूएसएसआर। तो उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया और कैपिटलिज्म को अपोज कर दिया। ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई यहाँ पे। फिर क्या हुआ ना कि आर्म्स जो हैं वो मैचनिंग आर्म्स जो थे इनके किसके यूएसएसआर के पास, वो यूएस के कंपैरिजन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उतने फाइन क्वालिटी के नहीं थे। मतलब अमेरिका के पास जो आर्म्स थे दे वर मच बेटर देन यूएसएसआर आर्म्स। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी जो है अमेरिका की इनसे कई गुना ज़्यादा बेटर थी। ये कारण था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कारण था। मतलब इतने गवर्नमेंट इतने बुरे हाल से यूएसएसआर को संभाल रही थी, पूरा ब्यूरोक्रेटिक था, तो बहुत बुरे हाल थे लोगों के। सो दैट वाज आल्सो द रीज़न कि ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटाना था इनको। तो ये कारण था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, ठीक है। और गोरबाचेव जो है, इन्होंने जब वो आए तो डिसइंटीग्रेशन, गोरबाचेव इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, तो उनके आने के बाद जो है डिसइंटीग्रेशन मतलब यूएसएसआर टूटता है और फिर सोवियत यूनियन जो है रशिया बनती है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो है ना वो जो चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यूज़ होती है, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 70 साल से चल रही थी, ठीक है, जिसको सोशलिज्म जैसे रिलेट करती है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 70 ईयर से चल रही थी यूएसएसआर में। तो अब क्यों जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या कारण थे उसके? इंटरनल वीकनेस थी उसके अंदर और न्यूक्लियर मिलिट्री जो थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के कारण ये है कि वहाँ पे इंटरनल वीकनेस था और न्यूक्लियर मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और वहाँ के जो लोग थे नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स। जो यूएसएसआर के लोग थे दे वर नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स, इसीलिए उन्होंने नेशनलिज्म की मांग की और सोवरेनिटी की मांग की। सोवरेनिटी क्या होता है? जहाँ पे कोई बाहर एक्सटर्नल कंट्री किसी भी कंट्री के मैटर में इन्वॉल्व ना हो, दैट इज़ सोवरेनिटी। मतलब कि उसी कंट्री के हाथ में पूरी पावर है टू टेक डिसीजन फॉर देयर ओन कंट्री, नो अदर एक्सटर्नल पावर शुड इंटरफेयर इन बिटवीन, दिस इज सोवरेनिटी मीन। तो इन्होंने डिमांड किया कि यूएसएसआर वालों ने कि वी नीड राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। इंटरनल वीकनेस, मिलिट्री वीक थी उनकी, ठीक है, वो लोग रिफॉर्म से खुश नहीं थे जो गोरबाचेव लेके आए थे, ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म बढ़ना चाहिए और सोवरेनिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब जो है हमें देखना है कि आखिर जो अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, टूट गया सोवियत यूनियन, उसके बाद उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थे कि अब एक तरीके से हम कह सकते हैं सिर्फ यूएस जो है एक सुपर पावर बच गया, जहाँ पे यूएसएसआर एक टाइम पे एज अ सुपर पावर डील कर रहा था यूएस के साथ, उसकी वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, ठीक है। और अब इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बिकॉज एज अ सुपर पावर इट हैज़ मोर respect, more power, but now
इट गॉट एबॉलिश्ड। तो और काफ़ी डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूनिटी की कमी हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, लोगों के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए, लोग खुश नहीं थे गोरबाचेव के रिफॉर्म से, उनको हटाने की मांग की गई, ब्यूरोक्रेसी को हटाने की मांग की गई, डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड की गई, सोशलिज्म पे फोकस डालने की डिमांड की गई। सो ये सब था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लोग जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, उसको कम करने की मांग की गई, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो थी उसको गोरबाचेव ने बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। तो लोग कह रहे थे कि खाने के ठीक नहीं है, इन सब टेक्नोलॉजी पे आप वेस्ट कर रहे हैं पैसे। तो ये सब जो है कॉन्सिक्वेंसेस देख गोरबाचेव की गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉब्लम सही थी, जो कि लोग उनको ताना दे रहे थे। फिर शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। अब जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम है वहाँ पे एक शॉक थेरेपी टर्म भी हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि रशिया का मॉडल ऑफ ट्रांजिशन हो जाता है, मतलब रशिया का जो भी मॉडल था उसका चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप जो है ना वो ऑथोरिटेरियन से सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज हो जाते हैं। रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप जैसी कंट्री जहाँ पे पहले ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था वो एज अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम अपना लेते हैं। तो ये शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन की वजह से ही पॉसिबल था, ठीक है। जो जो क्या इन्फ्लुएंस करता था, जो वर्ल्ड बैंक से इन्फ्लुएंस था, मतलब वर्ल्ड बैंक इसको हैंडल करता था, IMF हैंडल करता था, और इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। रशिया और सेंट्रल एशिया का जब मॉडल ऑफ ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो इन्फ्लुएंस हो रहा था वर्ल्ड बैंक और IMF से, उसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट। क्या कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम थे। इट ब्राउट र्यून टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन पीपल। अब ये हो तो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की बर्बादी देखने को मिल गई और लोगों पे पहाड़ आप कह सकते हैं ऐसे टूट गए, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी। रूबल जो कि रशिया की करेंसी है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। रूबल रशिया की करेंसी है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। और जो ओल्ड सोशल वेलफेयर सिस्टम थे वो भी ख़त्म हो गया, मतलब जो पहले से सोशल वेलफेयर सिस्टम चले आ रहे थे गवर्नमेंट द्वारा उसको ख़त्म कर दिया गया था। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है अब उसका कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गया था। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, रिप्रेजेंटेटिव को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, लोगों के लिए कोई भलाई के काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो काफ़ी सामना काफ़ी प्रॉब्लम हुआ ड्यू टू शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन। रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब क्योंकि इंडिया से हम तो हमें देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि रशिया तो वैसे ही इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था तो उसमें रशिया ने इंडिया की काफ़ी मदद की थी मिसाइल्स वगैरह से। तो अब देखते हैं कि आखिर इंडिया का कैसा रिलेशन है। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट देखते हैं। सबसे पहली बात है कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी दोनों अच्छे फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। इन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी विच वॉज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडियन एंड पोस्ट कम्युनिस्ट। तो रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है ही, गुड रिलेशन विद रशिया। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रशिया, मतलब इंडिया के केस में रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन शेयर करता है इंडिया के साथ। मतलब इसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ अपना इंपॉर्टेंस, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे रशिया हमारा एज अ फ्रेंड उभर के आया है। हमेशा इसने हमारी मदद की है। और बेस्ट एग्जांपल इज़ बांग्लादेशी क्राइसिस 1971 ड्यूरिंग विच Bangladesh became a independent nation. So yes, Russia has always been our well-wisher, our best friend, and always been true to us. Now more than 80 bilateral agreement साइन हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में एज इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑन 2001। 2001 में एज एन इंडो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में मोर देन 80 बायलेटरल ट्रेड आपको देखने को एग्रीमेंट देखने को आपको मिलते हैं। इंडिया जो है, इंडिया कश्मीर इशू में भी बहुत मदद करता है हमारा रशिया। जब भी मिसाइल्स, बॉम्ब्स की इक्विपमेंट्स, आर्मामेंट्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, रशिया इज़ ऑलवेज बिन देयर टू सपोर्ट अस। और एनर्जी सप्लाईज़ के लिए भी बैलेंस विद
चाइना के साथ भी हमारे बैलेंस बनाने के लिए, मतलब कश्मीर इशू से लेके चाइना इशू तक हर जगह रशिया जो है हमारे साथ अपनी दोस्ती निभाता है और दिखाता है. सो रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से, country in terms of India's friendship with. So India is very lucky to have a friendship with Russia because many of our needs get fulfilled by Russia. Also Russia gets many benefit from India. Russia जो है because India सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट, इंडिया जो है सेकेंड लार्ज आर्म्स मार्केट है रशिया का. रशिया में बहुत सारे आर्म्स बनते हैं, बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं वहाँ पे, मतलब टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को बनाने के लिए. तो इंडिया जो है उसका सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है आर्म्स खरीदने के लिए. तो रशिया को भी हमसे फ़ायदा हो रहा है अगर हमें फ़ायदा हो रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वेयर रशिया lose its superpower, you can say, post, and US became the only superpower in the world politics and gain all the attention, all the praise, all the you can say hold on this world politics by ending Soviet Union control on the world. And thus here happens by by end of bipolarity we saw the disintegration of USSR, and also Gorbachev as a government wasn't that much good for Russia. The reform that Gorbachev introduced, that was also not in favor of the people because inflation was too high, people were facing many problems. And yes, so they were not happy with Gorbachev reform at all, and they were demanding to just change the government. The consequences of disintegration was obviously very bad because people had to suffer. The main component of a country, people, they really suffered during this time. And why Soviet Union disintegrated, there was two reason, internal weakness and nuclear military. दो कारण थे, ये बहुत कमज़ोर थी. टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो, इन सब के मामले में रशिया जो है यूएस से पीछे ही रहा है. रशिया अमेरिका से पीछे ही रहा है और अमेरिका बहुत आगे इन सब चीज़ों में. एंड नाउ चाइना कैन सरपास इट, मतलब ऐसा मानते हैं लोग कि 2040 तक चाइना जो है अमेरिका की बराबरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ मेनी मोर थिंग्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.